नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन की ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, आज है तारीख 12 जुलाई 2026 और आज हम 11 और 12 दोनों ही दिन के जो करंट अफेयर है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो न्यूजीलैंड की विजिट पर थे और इस विजिट के दौरान जो एफटीए है उसके ऊपर बहुत सारे एग्रीमेंट हुए और इस तरह से क्या क्या बातें हुई अभी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा अगला आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो वह केन और बेतवा रिवर के लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में बहने वाली जो एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो यमुना से निकलती हुई ये बेतवा रिवर है और दूसरी तरफ ये वाली जो रिवर है ये केन रिवर है। तो इन दोनों ही रिवर्स की यहाँ पर बात की जा रही है इनको लिंक करने के लिए। अब ये पूरा आर्टिकल क्या है डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ नेशनल कैंपा जो है वो एक प्रकार का फंड एक प्रकार सा यहाँ पर एलोकेट करती है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने अभी क्या किया है कि जो 4 फ्लैगशिप स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती थी उनमें से सबसे प्रमुख है डॉल्फिन। डॉल्फिन के अलावा भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अदर जो एनिमल हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले गंगा डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड वाटर बफेलो, इसी के साथ साथ इंडियन राइनोसोरस। इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च किए जाने की बात की जा रही है जिसमें बोला जा रहा है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि ये स्पीसीज कौन कौन सी हैं, इनके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, चौथा आर्टिकल, जो कि ईपीएफओ जो फंड होता है उससे संबंधित है। अब उन्होंने क्या किया है, एक 2.01 करके एक क्या है नया पोर्टल जारी किया है जो कि क्या है जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके प्रोविडेंट फंड का ऑनलाइन यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक प्रकार से सिस्टम तैयार कर दिया गया है। यानी जितने भी रीजनल बेस पर डाटा बेस था, यानी एम्प्लॉयमेंट के जो भी प्रोविडेंट फंड होते हैं उन सभी का, अब उन सभी को मर्ज करके नेशनल लेवल पे एक क्या किया गया है, सिंगल और सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार कर दिया गया है। इससे क्या क्या फायदे होंगे अभी हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ अपना आखिरी आर्टिकल आप यहाँ पर देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कल का दिन है वहां पर सेलिब्रेट किया गया और इस वजह से हम वर्ल्ड लेवल पे जो पॉपुलेशन से संबंधित कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हैं उनको यहाँ पर देखेंगे और इस बार की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर थीम क्या थी इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए सबसे पहले जो पहला आर्टिकल है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखो, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन की साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनकी विजिट पर थे। जो इनका पहला दिन था वो हम सभी ने देखा इंडोनेशिया के अंदर था। फिर उसके बाद जो दूसरा विजिट था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था। फिर इसी के साथ अभी जो ये तीसरी विजिट है वो हमें न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलती है। पहले दिन इंडोनेशिया, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के विषय में हमने 9 और 10 तारीख के वीडियो के अंदर बात कर रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल में चीज़ों को जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हो, 9 तारीख और 10 तारीख की वीडियो को। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो न्यूजीलैंड है उसके बारे में अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर हमारे देशों के बीच में क्या हुआ है कि एफटीए को साइन किया गया है। एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी साइन किया गया है इसकी वजह से क्या होगा, जो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध है वो मजबूत होंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर देखें कि ये जो पूरा का पूरा एफटीए है उसकी शुरुआत हमें मार्च 2025 से ही देखने को मिलती है और यहाँ पर दिसंबर 2025 में इस पूरे एफटीओ को फाइनलाइज कर दिया गया
और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भारत के अंदर देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट नेगोशिएटेड एफटीए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट एफटीए कौन सा है? बेसिकली हमने किसके साथ साइन किया? न्यूजीलैंड के साथ बेसिकली साइन किया। इसमें बेसिकली हमने यह बात किया है कि आने वाले समय में जो इंडिया का अभी के समय में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हो रहा है, उसको बढ़ा करके क्या है 5 बिलियन बेसिकली यूएस डॉलर क्या है हम अपना जो व्यापार है वो पहुंचा देंगे 2030 तक। यहाँ पर हमने टारगेट लिया है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है बहुत सारी चीज़ों को हमने शामिल किया है, जैसे कि मर्केंडाइज ट्रेड, सर्विस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लो, सप्लाई चेन कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी जो पार्टनरशिप है, इन सभी चीज़ों के ऊपर स्पेसिफिकली हमने फोकस किया है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस एफटीए के अंदर यानी बेसिकली ये जो हमें यहाँ पर नजर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। उससे पहले एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एफटीए होती है ना, ये कितने प्रकार की होती है और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके क्या क्या स्टेज हो सकते हैं। देखो, पहला अगर आप यहाँ पर पूरा इस पूरे के पूरे सर्कल में देखोगे तो सबसे निचले लेवल पर हमें नजर आता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जो दो देश क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो अपना टैरिफ है या टैक्स है वो कम कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर नजर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत फिर हम क्या करते हैं कि ज्यादातर जो वस्तुएं हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रिफरेंशियल में हमने क्या किया था, कुछ स्पेसिफिक वस्तुओं के ऊपर टैक्स को कम किया जाता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ज्यादातर वस्तुओं के ऊपर जो टैरिफ है वो कम कर दिया जाता है। तीसरा स्टेज हमें नजर आता है कॉमन मार्केट वाला, जिसके अंदर जो लेबर है और लेबर के साथ जो कैपिटल है उनका भी फ्री मूवमेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स हटा लिए जाते हैं। तीसरा स्टेज हमें कस्टम यूनियन का नजर आता है, जिसके अंतर्गत बेसिकली क्या है जो एक्सटर्नल टैरिफ्स होते हैं उनको पूरी तरह से हटा लिया जाता है। जो टैरिफ है, ड्यूटी है, वो बेसिकली क्या है जीरो लगभग कर दी जाती है, ठीक है, हर एक वस्तु पर। इसी के साथ इसका आखिरी स्टेज हमें नजर आता है बेसिकली इकोनॉमिक यूनियन के रूप में, जिसके अंतर्गत जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वो भी क्या किया जाता है, शेयर करने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे एरिया का एक ही इंस्टीट्यूशन हमें नजर आता है। जो इकोनॉमिक यूनियन है उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें नजर आता है यूरोपीय, ठीक है, यूनियन, ईयू इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें नजर आता है, जिसके अंदर लगभग 13 कंट्रीज हैं और सभी 13 कंट्रीज का अपना पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, लेकिन जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके कुछ स्टेट यहाँ पर नजर आते हैं, कुछ अवस्थाएं हमें नजर आती है, स्टेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अभी इंडिया ने साइन किया है वो एफटीए है, यानी सेकंड स्टेज वाला है। तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वहां पर हमने बात की है कि जो ड्यूटी फ्री मार्केट है उसको एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर अपना जो टैरिफ है वो कम कर लेगा, और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वुड की और वूल की, और यहाँ पर रॉ हाइड्स और लेदर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के ऊपर। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर जो ड्यूटी है वो हम कम कर लेंगे। इसी के साथ साथ टैरिफ को हम एलिमिनेट कर लेंगे, यानी पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। किन किन चीजों के ऊपर? सबसे पहले पेट्रोलियम ऑयल्स के ऊपर, वेजिटेबल ऑयल के ऊपर, और जो सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है इन सभी के ऊपर जो हमारा जो एक प्रकार से टैरिफ है वो लगभग हम जीरो कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं होंगी जिनके ऊपर हम टैरिफ पूरी तरह जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके ऊपर टैरिफ कम जरूर कर सकते हैं, जैसे कि वाइन के ऊपर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, पॉलीमर्स के ऊपर। साथियों, पॉलीमर्स वे वस्तुएं होती हैं जिनका यूज करके प्लास्टिक बनाया जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल आप सभी जानते ही होंगे, दवाइयों की बात हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए, आयरन और स्टील के जितने भी वस्तुएं हो गई उनके ऊपर भी जो टैरिफ है, टैक्स है, वो कम किया जाना है। इसी के साथ साथ
इंडिया ने ये भी न्यूजीलैंड को क्लियर कर दिया है कि बहुत सारे जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बेसिकली क्या है, हम किसी भी प्रकार का आपको टैक्स का रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, उनके ऊपर हम एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पहली वस्तुओं की कैटेगरी में आती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट है उनके ऊपर हम यहाँ पर इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे। दूसरी यहाँ पर आप प्रमुख बात देख सकते हो एनिमल प्रोडक्ट, और एनिमल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक प्रोडक्ट होंगे, उनके ऊपर भी क्या है, ये जो एफटीए है उससे हम बाहर रख रहे हैं। देखो देखो इंडिया जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे जो देश के किसान हैं वो पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर जो खाद्य है उनका उत्पादन करते हैं। अब ऐसे में अगर हम देश के बाहर से बहुत सारी वस्तुओं को यानी खाद्य पदार्थों को भारत में लाएंगे तो इससे क्या होगा, देश के अंदर जो भारतीय किसान है उनका नुकसान होगा। देश के अंदर जो भारतीय पशुपालक है, ठीक है, या एनिमल जो एक प्रकार से हस्बेंड्री करने वाले हैं पशुपालक, और कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल प्रोडक्ट और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है कुछ स्पेसिफिक, उनको क्या है इस एफटीए के बाहर रखा है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर बाहर रखी गई हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या क्या चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि मिल्क, क्रीम, वे, प्रोटीन वगैरह, ये सब चीज, योगर्ट्स। इसी के साथ ये बेसिकली जो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है इनको बाहर रखा है। ओनियन, कोर, यानी जो मेज होती है, मेज आप सभी जानते हो कि ज्वार, बाजरा, दलहन, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। पीस, यहाँ पर इसी के साथ साथ चना, यहाँ पर एलमंड्स। ठीक है, ये सभी के सभी जो चीजें हैं ये हमने क्या है इसको बाहर रखा है। चना को यहाँ पर चिक पीस बोला जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हो। इसी के साथ एनिमल प्रोडक्ट, मीट की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं शुगर केन, आर्टिफिशियल हनी, इसी के साथ साथ कॉपर और कॉपर आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, एलिमेंट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैरिफ कम भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर बाहर भी रखा गया है, और कॉपर को तो पूरी तरह से यहाँ पर इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो बेसिक अभी यहाँ पर मुद्दा हमने देखा वो यहाँ पर आज यहाँ पर जितना भी यहाँ पर न्यूजीलैंड और यहाँ पर इंडिया के बीच में बात हुई वो हमने देख ली। अब कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। ठीक है, अब बियॉन्ड ट्रेड यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि डिफेंस के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड के अंदर अब यहाँ पर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी हमने आपस में समझौता किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो मैरीटाइम कोलैबोरेशन करने के लिए इंडिया की नेवी मैरीटाइम जो पूरा सिस्टम है वो कोऑपरेशन कर रही है। इसी के साथ साथ जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे कि एआई हो गया, डिजिटल इकोनॉमिक, यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इनोवेशन, साइबर रिसर्च डेवलपमेंट, इन सभी के ऊपर भी हमारा जो समझौता है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एजुकेशन और मोबिलिटी, ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इंडियन स्टूडेंट वो बहुत बड़े पैमाने पर अब क्या है जो न्यूजीलैंड है वो वहां की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल पार्टनरशिप, एकेडमिक कोलैबोरेशन, रिसर्च एक्सचेंज, इन सभी के ऊपर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हमें समझौता होते हुए नजर आ रहा है। अब इन सभी चीजों की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो मजबूत होगा। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो हमारा एक प्रकार से प्रेजेंस है वो मजबूत होगा। इंडिया का जो बेसिकली एक्सपोर्ट का मार्केट है वो डाइवर्सिफाई होगा। इसी के साथ जो इंडियन गुड्स का एक्सेस है वो बेसिकली दूसरे मार्केट में पहुंच पाएगा। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन भी क्या है इससे और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी।
ठीक है, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पर बात कर ली है। अब यहाँ पर कुछ की स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो 1952 में हमने अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था ट्रेड, डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सपोर्ट करने के लिए। अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो अभी जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो $3 बिलियन के आसपास है, और 2030 में हम कह रहे हैं कि इसको $5 बिलियन बढ़ा देंगे। इसी के साथ यहाँ पर 2.8 लाख जो इंडियन पीपल है वो बेसिकली क्या है, न्यूजीलैंड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, फास्टेस्ट यहाँ पर ग्रोइंग एथनिक कम्युनिटी यहाँ पर नजर आती है इंडिया की। इसी के साथ साथ मेजर इंडियन एक्सपोर्ट क्या है, अभी हमने बात कर ली। न्यूजीलैंड से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पर पहले ही बात कर लिया है। सिग्निफिकेंस क्या होगा ये भी हमने देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये एग्रीमेंट देखने में तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें क्या है, बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा कि इंडिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह से इस पे प्रभावित ना हो। ठीक है, एग्रीकल्चरल जो इंटरेस्ट है इंडिया के उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो मार्केट है वो न्यूजीलैंड के इस ट्रेड एग्रीमेंट से प्रभावित ना हो, एक बात। दूसरी बात ये नजर आ रही है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स हमारे सामने बहुत सारे हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से बैरियर्स हैं, देखो बहुत सारी चीजों के ऊपर हम टैक्स तो नहीं लगाते, लेकिन हम बेसिकली क्या है, कस्टम ड्यूटी लेते हैं। कस्टम ड्यूटी के साथ साथ बेसिकली क्या है, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका जो आवागमन है वो पोर्ट के ऊपर, शिपमेंट के ऊपर, और इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से भी उसका जो एक प्रकार से कोस्ट है वो बढ़ सकता है। तो इस वजह इन सभी चीजों के ऊपर भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर फोकस करें, ना सिर्फ क्या बोलते हैं, हमने सिर्फ जो टैक्स है उसमें कमी कर दी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर ट्रेड बढ़ जाएगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपना जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड गेन है, उसके ऊपर बेसिकली अपने को फोकस करना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा आगे बढ़ सके। ये आप यहाँ पर देख चुके हैं, ये जो पहला आर्टिकल था पूरा हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों यहाँ पर अपना जो अगला आर्टिकल आप देख रहे हो वह केन बेतवा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट से संबंधित है। और इस प्रोजेक्ट को आप सबसे पहले मैप में देखिए, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है और यूपी है उसके बीच में यमुना रिवर के आसपास बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर देखोगे पन्ना जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये झांसी के आसपास वाला इलाका है। यहाँ पर दो नदियां बहती हैं। यहाँ पर पहली जो रिवर मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाली जो पहली रिवर है ये बेसिकली रिवर का नाम है बेतवा रिवर। ठीक है, और दूसरी रिवर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो रिवर है ये बेसिकली पन्ना सॉरी ये है क्या बोलते हैं, केन रिवर। ठीक है, तो इसी वजह से इस रिवर को यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इन दोनों नदियों को अब हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ये वाला जो रेड कलर में पूरी नदी को देख रहे हो, ये पूरा क्या है, ये दो नदियों को यहाँ पर बीच में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो नदियों को लिंक करने का जो हमारा पूरा प्रोग्राम था वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इस प्रोग्राम के विरोध में जो बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। इस वजह से ये हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका विरोध आखिरकार किया ही क्यों जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंदर खामियां हमें क्या नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो बेसिकली बहुत ही बड़े पैमाने पर इंटेंसिफाइड तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसके प्रति। और यह जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का उसके अंदर हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। इसके अंदर बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो
केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है वो इंडिया का फर्स्ट इंटर बेसिन रिवर लिंक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है इंटर बेसिन रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अब ये बेसिकली क्या है, जो रिवर को लिंक करने के इंडिया के अंदर दो प्रकार के बेसिकली प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है माउंटेनियस रीजन पे, दूसरा होता है माउंटेनियस जो रिवर्स होती हैं उनका प्रोजेक्ट, और दूसरा होता है पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं उन सभी का लिंकेज वाला प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये बेसिकली किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, पेनिनसुलर रिवर को इंटरलिंक करने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगला हम देखते हैं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एनपीपी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर और हम क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो केन रिवर के अंदर सरप्लस वाटर है उस केन रिवर के वाटर को बेसिकली क्या है, बेतवा रिवर के अंदर छोड़ा जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देखिए, बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये है पूरा का पूरा केन रिवर। अब केन रिवर के अंदर ना बहुत ज्यादा पानी आता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल नजर आता है, क्योंकि ये पेनिनसुलर इलाके में हमें ये नदियां उद्गम होती हुई नजर आती हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखोगे ये जो बेतवा रिवर है ये ऐसे रीजन में है जहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है। आपने बुंदेलखंड का नाम सुना होगा, और वो हमेशा इसीलिए फेमस होता है कि वहां पर क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, और लोग आज के समय बुंदेलखंड को छोड़ छोड़ के अदर जो शहर हैं उन सभी शहरों में अपना क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। एक बात तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि यहाँ पर जो केन रिवर है इसके पानी को हम क्या करेंगे, एक कैनाल बनाएंगे, एक नया रिवर सिस्टम बनाएंगे, और फिर उसके बाद इस पानी को यहाँ पर बेतवा रिवर तक पहुंचाएंगे। और बेतवा रिवर तक पहुंचाने के बाद बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, पानी पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो एंसेस्ट्रल विलेजेस वगैरह होती हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, एक तरह से वहां से विस्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट है, वह सभी के सभी क्या है, यहाँ पर जो बांध बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर उनको हटाया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया जा रहा है वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन सभी को, वो बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है, इस वजह से भी इसका विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पूरा का पूरा सिस्टम है वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है ट्राइबल पॉपुलेशन की। इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि वहां पर जो लाइवलीहुड है, जो लोगों का रोजगार है, वो पूरा का पूरा वहां पर जो जंगल है उनसे जुड़ा हुआ है। अगर वो पूरा जंगल से वो विस्थापित हो गए तो उनका रोजगार भी छिन जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका सबसे मेजर और बड़ा कंसर्न ये नजर आता है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगाया जाना है, जो डैम बनाए जाने हैं जिसका नाम है दादूधन डैम प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जिस एरिया को नष्ट किया जाएगा उसके अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो विरोध है वो हमें यही देखने को मिल रहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व एंड एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है इसका विरोध किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर उनके द्वारा अभी क्या किया गया है कि वहां पर जो पास में जो कूपी विलेज है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वहां पर जो महिलाएं हैं वो बेसिकली अपनी एक प्रकार से सिंबॉलिक रूप में जो चीता है वह जलाते हुए क्या कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है कि अगर ये प्रोजेक्ट लगा तो हम सभी की जो हालत है वो बेसिकली क्या है, चीते के ऊपर लेटने के समान हो जाएगी। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है उसका फिर यहाँ पर रिस्पॉन्स आया उस प्रोटेस्ट के बाद। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अपना जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उसको बढ़ा रहे हैं और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर जो हम पहले
5 लाख रुपए दे रहे थे कंपनसेशन के तौर पर, अब यहाँ पर सभी को 12.5 लाख रुपए दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर 750 अफेक्टेड फैमिलीज यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार। तो यहाँ पर इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो कंपनसेशन है उसको बढ़ा करके इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कंपनसेशन है ये इस पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा होने वाली हानि है, जो कि लैंड की, फॉरेस्ट की, कल्चर की और जो लाइवलीहुड है उसको यहाँ पर जो नष्ट करने वाला है, उसके मुकाबले ये जो कंपनसेशन है वो इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है वो देख लिया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसको लाया ही क्यों गया। नॉर्मल सी बात है, जो बुंदेलखंड है वहां पर बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, वहां पर पूरा इलाका ड्रॉट प्रभावित इलाका हमें नजर आता है, सूखा प्रभावित इलाका नजर आता है, तो वहां पर इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जरूरी है। इसी के साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट को बनाना, ये एक प्रमुख रूप से उद्देश्य नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और यहाँ पर रूरल जो डिस्ट्रेस है बुंदेलखंड रीजन के अंदर, जो लोग क्या कर रहे हैं, निराश होकर दूसरे राज्यों में जाकर चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इस चीज को कम करना भी गवर्नमेंट का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये इस वजह से पूरा प्रोजेक्ट लाया गया था। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट देख सकते हो, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप एक बांध देख सकते हो। इस बांध का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दौधन डैम प्रोजेक्ट। इस ये जो कि क्या है, केन रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ साथ यहाँ पर 221 किलोमीटर का लॉन्ग एक प्रकार से वाटर का एक प्रकार से सिस्टम बनाया जाएगा, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 221 किलोमीटर का पूरा कैनाल या फिर एक प्रकार से रिवर सिस्टम बनाया जाएगा इसको लिंक करने के लिए। इसी के साथ साथ हाइड्रो पावर इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लगाया जाएगा। इसी की वजह से लगभग 10 लाख हेक्टेयर के अंदर जो इरिगेशन है वह बेसिकली क्या है, शामिल किया जाएगा, उसको पानी पहुंचाएगा बुंदेलखंड रीजन के अंदर। इसी के साथ ड्रिंकेबल वाटर के साथ हाइड्रो पावर जनरेशन भी हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ जो बुंदेलखंड है और अदर इलाके हैं वहां पर क्या है, रीजनल एक प्रकार से डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, माइग्रेशन कम होगा और यहाँ पर जो ड्रॉट रेजिलियंस है वो यहाँ पर हमें होता हुआ नजर आएगा। तो मेन बात आप यहाँ पर समझ गए कि इस प्रोजेक्ट का क्या क्या फायदा है। अब यहाँ पर बात हो रही है मेजर कंसर्न की कि इसके नुकसान क्या है। हालांकि यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, इस पूरे के पूरे डैम की चपेट में आ जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो कि टाइगर का हैबिटेट है, उसको पूरा तरह से नष्ट कर देगा, उसको पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड कर देगा, यानी टुकड़ों में बांट देगा। वर्ल्ड लाइफ का जो मूवमेंट है वो बेसिकली खत्म हो जाएगा, जो जानवर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा और इसी के साथ जो रिवर इकोलॉजी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। इससे क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है, जो नेचुरल रिवर फ्लो है वो एक तरह से प्रभावित होती हुई नजर आएगी। जो वहां पर एक्वेटिक एनिमल हैं उनको भी क्या है, नुकसान होगा। और यहाँ पर जो सेडिमेंट्री जो डिपॉजिट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी क्या है, एक प्रकार से प्रभावित होगा। आप सभी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा ही होगा कि एक प्रकार से क्या है कि एक पर्टिकुलर इलाके में जब नदियां क्या करती हैं, बहुत सारे जो गाद है मिट्टी को यहाँ पर बहाकर लेकर आती हैं, तो वहां से क्या होता है, वहां पर उस पर्टिकुलर इलाके में क्या है, स्पेसिफिक प्रकार की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डेवलप होता है। ठीक है, लगून का फॉर्मेशन होता है और भी बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड बनता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब नेचुरल रूप से क्या जो हमारे पास सिस्टम है उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ ट्राइबल जो लाइवलीहुड है वो खत्म होगा। इसी के साथ साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो।
और रिहेबिलिटेशन इश्यू तो है ही, क्योंकि जो इंडिया के अंदर आप सभी को सिस्टम पता ही है कि ट्राइबल लोगों से एक बार अगर जमीन छीन गई तो वो सीधे के सीधे पूंजीपतियों के हाथ में ही जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक के हाथ में। सरकार 1 रुपए में क्या करती है, पूरी जमीन को बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच देती है, और बदले में क्या करती है, जो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको बस 5 लाख 10 लाख प्रोवाइड करा देती है, बस हो गया। तो इस प्रकार का जो लैंड एक्विजिशन है उससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो कंपनसेशन है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ये सोचते हैं कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये क्या कर लेंगे। इसी के साथ साथ जो लाइवलीहुड रेस्टोरेशन है वो भी इनके लिए, बाकी चीजों को आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है, एक पूरे पर्टिकुलर इलाके से अपनी आइडेंटिटी जो जोड़ कर रखती है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है इस तरह के प्रोजेक्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ये संस्थाएं थी जिनका अभी हमने नाम लिया था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये 1980 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका बेसिकली काम ये था कि इस तरह के प्रोजेक्ट की देखरेख करना, मॉनिटरिंग करना और उस प्रोजेक्ट को लागू करना। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, 1982 में इस्टेब्लिश किया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ये अब आता है। इसका बेसिकली काम है कि जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया में वाटर के और रिवर से संबंधित चलाए जा रहे हैं उनका स्टडी करना, ठीक है, और उसके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित करना। आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हमने डिटेल में बात कर ली है। आर्ग्यू जो अगेंस्ट वाले हैं वो कहेंगे कि भाई फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ट्राइबल का पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिहेबिलिटेशन कंसर्न है कि वो यहाँ से फिर अब जाएंगे कहाँ पर, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा रिवर सिस्टम है वो भी क्या हो रहा है, तबाह हो रहा है। इसके फेवर में कहेंगे कि भाई जो पूरा बुंदेलखंड रीजन है वहां पर इरिगेशन एक्सपेंशन होगा, वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, रूरल डेवलपमेंट होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की उसको हम बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन होगा, और ड्रॉट का मिटिगेशन इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने जो चीजें हैं उन सभी को डिटेल में यहाँ पर देख ली है। बाकी चीजों को आप यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथियों, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा। ठीक है, जिस भी आप पर क्या है अपना ये चैनल का नाम है, वहां पर जाके आप इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगला हमारा प्रमुख आर्टिकल नजर आ रहा है, वो कैंपा से संबंधित है। अब ये बेसिकली बात आती है, ये कैंपा है क्या। आप यहाँ पर फुल फॉर्म देखिए पहले, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या है, कैंपा का फुल फॉर्म आपको इस प्रकार से नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये बेसिकली क्या करती है कि जो न्यू स्पीसीज हैं और जो अदर कंजर्वेशन से संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनको चलाने का काम करती है। और इसने यानी जो कैंपा है उसने अभी क्या बोला है कि हम 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, जो एक प्रकार से इंडेंजर्ड कैटेगरी के आने वाली या इंडिकेटर कुछ स्पीसीज हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज हैं, उन सभी को संरक्षित करने के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। वो स्पीसीज कौन सी हैं, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, इसी के साथ वाइल्ड वाटर बफेलो, और इसी के साथ इंडियन राइनोसोरस। इन सभी जानवरों को हम क्या करेंगे, आने वाले समय में संरक्षण देंगे, आने वाले 5 सालों में। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी एनिमल्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक जो फैक्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर आपको नजर आता है रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन से संबंधित। यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर देखोगे कि ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है वो बेसिकली इसका साइंटिफिक नाम है यहाँ पर प्लेटेंस्टा, यहाँ पर गैंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसी के साथ साथ अगर हम इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर इसके संरक्षण के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो स्पीसीज आप देख रहे हो यह
खत्म होने की कगार पर आ सकती है। इसी के साथ इसको शेड्यूल 1 के अंतर्गत रखा गया है, आईयूसीएन प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इसी के साथ साथ साइट के इसके अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों का मतलब ये है कि इसको संरक्षित करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर अपेंडिक्स 1 का मतलब है साइट के कि इसका कोई भी क्या है, इलीगल या फिर लीगल ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, इसका जो ट्रेड है, व्यापार है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसको क्या है, जो हमारा साइट और अपेंडिक्स ये सारा सिस्टम है उसके अंतर्गत उसको सजा की प्रावधान दिया जाएगा। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिकली ये गंगा रिवर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, मेघना जो रिवर सिस्टम है उसके अंदर। और हाल ही में ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में इस वजह से थी क्योंकि गंगा रिवर के अंदर जो डॉल्फिन है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि गंगा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी कि ये जो रिवर है उनकी संख्या खत्म हो गई थी लगभग। ठीक है, तो इस वजह से फिलहाल ये न्यूज में भी थी बहुत ज्यादा। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में स्टैटिक फैक्ट, 2009 में इसको क्या किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इस स्पीसीज की खास बात ये होती है कि गंगेटिक जो डॉल्फिन होती है ये ब्लाइंड होती है, इनकी आंखें नहीं होती हैं, बल्कि अगर इनको वाटर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना है, जाना होता है, तो ये इको एक प्रकार से लोकेशन का यहाँ पर यूज करते हैं। यानी ये जब चलते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी वेव निकालते हैं। और जब वेव क्या करती है कि किसी चीज से टकराकर वापस जाती है, तो ये जो वेल है, नॉट वेल, गैंगेटिक डॉल्फिन है, वो उस चीज का अंदाजा लगा लेती है कि इतनी ज्यादा ये पर्टिकुलर जो चीज है वह दूर है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस है तो उसका भी पता लगा लेती है, अगर कोई छोटा सरफेस है तो उसका भी पता लगा लेती है कि हाँ इस प्रकार की चीज वहां पर होगी। तो ये सबसे इसका क्या है, स्पेसिफिक फीचर हमें नजर आता है। और ये एक प्रकार की इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में जानी जाती है, जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को सिग्निफाई करता है। अगर वाटर के अंदर प्रदूषण होता है तो इनकी संख्या है वो लगातार कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हमें इस गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में यहाँ पर चीजें नजर आती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इनका जो पॉपुलेशन असेसमेंट है वो किया जाएगा, इसी के साथ साथ इनका जो हैबिटेट है उसका रेस्टोरेशन किया जाएगा, इसी के साथ साथ जो रिवर इकोसिस्टम है उसका कंजर्वेशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे आप पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डैम और यहाँ पर फिशिंग नेट, इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर इनकी जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई है। और इन सभी चीजों को असेसमेंट करके सभी चीजों की जो कमियां हैं उनको दूर करना इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहने वाला है, जो कैंपा अभी यहाँ पर फंड रिलीज करेगा। तो एक स्पीसीज को हमने इन डेप्थ इन डिटेल कवर कर लिया। अब दूसरी स्पीसीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है, वो क्या है, जो स्नो लेपर्ड है वो। अब जो ये स्नो लेपर्ड है प्रमुख रूप से बेसिकली जो हिली और माउंटेन रीजन है उनके अंदर हमें पाए देखने को मिलते हैं। अब ये जो स्नो लेपर्ड है इनका साइंटिफिक नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, पैंथेरा यूनिका, अब यूनिसिया। इस प्रकार से अगर हम मेजर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ प्रमुख रूप से स्टेट है जहां पर क्या है, ये जो प्रमुख स्पीसीज है स्नो लेपर्ड वो पाए जाते हैं। अगर इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो स्नो लेपर्ड हैं उनकी जनसंख्या को यहाँ पर भारत के अंदर बचाया जाए। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, ये इस प्रोजेक्ट का फेज 2 है, यानी फेज 2 के अंतर्गत यहाँ पर जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन किया जाएगा, हैबिटेट का कंजर्वेशन किया जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि इनका जो प्रोटेक्शन है वो किया जा सके।
ठीक है, तो ये हमने डिटेल में देख लिया दूसरी स्पीसीज। अब यहाँ पर जो तीसरी स्पीसी है उसका नाम है वाइल्ड वाटर बफेलो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनका हैबिटेट इंप्रूव किया जाएगा, जेनेटिक कंजर्वेशन किया जाएगा, पॉपुलेशन रिकवरी की जाएगी और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो मिटिगेट किया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि ये जो वाइल्ड बफेलो है वो पैन इंडिया यानी भारत के सभी स्थानों पर हमें आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर इसका आप साइंटिफिक नाम देखें तो ये आपको साइंटिफिक नाम देखने को मिलता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको शामिल किया गया है और शेड्यूल 1 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। थ्रेट क्या है, बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। पोचिंग इसका सबसे मेजर थ्रेट है, इसका शिकार किया जाता है इसकी खाल के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये इतना ज्यादा कम हमें नजर आता है। चौथा और लास्ट स्पीसी हमें यहाँ पर नजर आ रही है इंडियन राइनोसोरस की। अब ये जो इंडियन राइनोसोरस है उनके साथ भी यही किया जाएगा कि एंटी पोचिंग जो मेजर्स है वो लिए जाएंगे, जो इनका हैबिटेट है बढ़ाया जाएगा, पॉपुलेशन का एक प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, बाकी चीजें मॉनिटर की जाएंगी। इसी के साथ साथ ये जो राइनोसोरस है इसका साइंटिफिक आप नाम देख सकते हो, राइनोसोरस यूनिकॉर्निस। इसी के साथ साथ इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो IUCN के अंतर्गत इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला है, यानी संख्या बहुत कम है। शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है और साइट के अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है, यानी इसका भी जो व्यापार करना है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हमें नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और 2020 में इंडिया राइनो विजन को शुरू किया गया था। ठीक है, ताकि जो राइनोसोरस है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और इनकी जो पॉपुलेशन है वह बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो हमने सारी स्पीसीज को यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये जो चारों जो इंडिकेटर स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको संरक्षित करने का फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जो फ्लैगशिप स्पीसीज हैं वो बढ़ेंगी, इनका जो हैबिटेट है वो बढ़ेगा, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग बढ़ेगी और इसी के साथ बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी और लैंडस्केप बेस्ड जो कंजर्वेशन है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अच्छे से यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आएगा। कैंपा के बारे में ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है और इसको 2016 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट को यहाँ पर पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारा फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत अभी जो गवर्नमेंट है यानी जो कैंपा है वो कह रही है कि हम क्या करेंगे, 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और यहाँ पर ये एक क्या है, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी हमें नजर आती है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के अंतर्गत। अदर इनिशिएटिव यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर इसका ओवरऑल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एनिमल का क्या IUCN स्टेटस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, इसी के साथ वाइल्ड लाइफ बफेलो एंडेंजर्ड, राइनोसोरस वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब है कि एकदम अब खत्म होने की कगार पर है, गिनी चुनी इनकी जनसंख्या बची हुई है। एंडेंजर्ड का मतलब कि इनकी भी जनसंख्या बस खत्म होने वाली ही है, लेकिन क्या है अभी ज्यादा क्या बोलते हैं बड़ी दिक्कत इनके सामने नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो अगला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल पूरी तरह से हमने कवर कर लिया कैंपा से संबंधित। इसके बाद हमें यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो हमें इस प्रकार से नजर आता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, EPFO जो हमारा क्या है, प्रोविडेंट फंड को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिकली क्या करती है, एक नया पोर्टल लॉन्च करती है। और इस पोर्टल के अंतर्गत उसने क्या किया कि रीजनल बेस पर जितने भी उसके ऑफिसेस थे, जितने भी उसके एम्प्लॉय थे, उन सभी एम्प्लॉयज का जो डाटा है उसको क्या किया, मर्ज करके एक सेंट्रलाइज सिंगल डाटाबेस उसने तैयार कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि
इसका ये फायदा होगा कि अगर आपका कोई भी मैटर फंसा हुआ है आपका प्रोविडेंट फंड से संबंधित, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने जो रीजनल ऑफिस है वहीं पर जाकर चक्कर काटें। आप ईपीएफओ के किसी भी ऑफिस में जाकर या फिर ऑनलाइन ही अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसकी देखरेख कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो माइग्रेंट वर्कर हैं उन सभी के लिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहते हैं। उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक होगा, जिससे क्या है कि वो अपना प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो क्या है किसी भी ऑफिस में यहाँ पर ले सकते हैं, और जितना भी अपना प्रोविडेंट फंड से संबंधित एक प्रकार से क्या बोलते हैं सिस्टम है उनकी ऑनलाइन ही देखरेख कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक प्रकार से ऑटोमेटिक क्रेडिटिंग यहाँ पर जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट सिस्टम है उसका हो पाएगा। इसी के साथ साथ जो पूरा क्लेम है प्रोविडेंट फंड का, उसका जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा और बहुत ही ज़्यादा फास्टर भी हो जाएगा। मैनुअल जो इंटरवेंशंस हुआ करते थे, जो बेसिकली सरकारी या फिर जो ऑफिसेस के अंदर अधिकारी हुआ करते थे, उनकी जो ज़रूरत है अब यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है और एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये बेसिकली इस पूरे के पूरे जो पोर्टल है उसका प्रमुख रूप से उद्देश्य और सिस्टम हमें नज़र आता है। ये हमने मेन जो बात है वो कर ली है। आप यहाँ पर बाकी जो पॉइंट है उन सभी को भी देख सकते हो कि ये जो ईपीएफओ है 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आता है, और ये एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको यहाँ पर रेगुलेट करता है। इसके संबंध में हमें बहुत सारी स्कीम भी चलती हुई नजर आती है, जिनको आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी के साथ अब यहाँ पर हम अपना लास्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। वो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित। साथियों, हाल ही में यानी कल के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया गया, और इस वजह से हमें यहाँ पर नजर आता है ये आर्टिकल। अब यहाँ पर कुछ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित स्टैटिक फैक्ट है उसको देख लेते हैं। हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई के दिन में। इसको बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो उसकी गवर्निंग काउंसिल है उसके माध्यम से इसको शुरू किया गया था 1989 के अंतर्गत, यानी 1989 में इसको शुरू किया गया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसके एक एजेंसी है जो कि क्या है, पॉपुलेशन से संबंधित जो रिसर्च है और एक प्रकार से जो एक प्रकार से प्रचार को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अवेयरनेस, उसको फैलाने के लिए बेसिकली क्या है ये एजेंसी या ये फंड काम करता है। ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना कि किस तरह से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो करना हमारे लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना वो जरूरी है। फैमिली प्लानिंग को, मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ है उनसे संबंधित चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ जो ये पूरा फंड है वुमेन इक्वालिटी या फिर जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ के इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस फंड का यहाँ पर यूज़ होता हुआ हमें नज़र आता है। और यही सारा का सारा उद्देश्य हमें नज़र आता है 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करने का। और साथियों, इस साल 2026 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम जो है वो याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साथियों, ये जो वन डे एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा उनके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2023 में यहाँ पर बात की जा रही है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है, चाइना को सरपास करते हुए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि इंडिया
चाइना को सरपास करते हुए वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अभी के समय अच्छी बात ये भी है कि इंडिया आज के समय में लार्जेस्ट वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन के रूप में भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथियों, यहाँ पर दो तीन बातें हैं, वो क्या है जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वर्किंग पॉपुलेशन आखिरकार होती क्या है। जो ये बेसिकली जो 25 साल से लेकर या फिर 21 साल से लेकर ये जो 40-50 तक की एज के लोग होते हैं, ठीक है, 40 से लेकर 50 तक की, मान लीजिए 45 मान लेते हैं, ये जो पूरी एज के लोग होते हैं वो बेसिकली क्या है वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये अगर किसी देश के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि उस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, ये दर्शाता है कि इस पूरे कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रही है, राइज करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये एज आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 15 से लेकर 64 साल तक के जो लोग हैं वो बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर शामिल होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो हाई होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और इंटरप्रेन्योरशिप है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, रोजगार और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमारे सामने ये एक मेजर चैलेंजेस के रूप में भी शामिल हो सकता है अगर हम अपने जो ये वर्किंग पॉपुलेशन है उसको क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाते हैं तो। ठीक है, हाई वर्किंग पॉपुलेशन की एक और मेजर प्रॉब्लम भी यही नजर आती है कि यहाँ पर क्या है एन अनएम्प्लॉयमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलती है, स्किल गैप है वो ज्यादा देखने को मिलती है, अर्बनाइजेशन प्रेशर होता है और रिसोर्स का कंस्ट्रेंट यहाँ पर हमें नजर आता है। इस प्रकार से जब जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें नजर आती है तो इन चुनौतियों को भी हमें क्या है ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है। ठीक है, इंडिया की अब यहाँ पर पर्टिकुलर बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉपुलेशन को स्किल करने के लिए और उसकी पॉपुलेशन का ठीक ढंग से यूज करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, मिशन परिवार विकास, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि हमारे देश के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो घटे और जो बेसिकली एक प्रकार से पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रहे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप बाकी एजेंसीज को देख सकते हो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 1969 में इस्टेब्लिश की गई थी, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेड ऑफिस देखने को मिलता है। इसका बेसिक काम ये होता है कि जो सेक्सुअल और प्रोडक्टिव हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग है, जेंडर इक्वालिटी है और पॉपुलेशन से संबंधित डाटा है उसको कलेक्ट करने का ये काम करती है। इसी के साथ साथ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमें यहाँ पर नजर आती है इंडिया की, जिसको 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका भी ऑब्जेक्टिव सिमिलर टाइप में ही हमें नजर आता है जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये अपना पूरा का पूरा आर्टिकल है ये खत्म हो गया। अब इन आर्टिकल से संबंधित क्या है एक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी आप टैकल करने की कोशिश कीजिए ताकि आप क्या है आर्टिकल्स को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख के बात कर रहा है केन बेतवा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट से संबंधित। पहला स्टेटमेंट आपको बताना है कितने स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो यहाँ पर एक ट्रिक ये है या एक प्रकार से क्या है जाल ये है कि फर्स्ट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट बोल रहा है। तो आप ध्यान कीजिए क्या ये फर्स्ट रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ इट इज प्रपोज द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू बेतवा। तो केन रिवर से बेतवा रिवर के अंदर हम पानी को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट सही है गलत बताना है। इसी के साथ साथ दौधन डैम है वो केन रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। सही है गलत बताना है। इसी के साथ प्रोजेक्ट हैज रेज्ड एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज अफेक्टेड द पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या ये पन्ना टाइगर रिजर्व को नष्ट करेगा बताना है। तो इनमें से कितने स्टेटमेंट ठीक है आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
वो क्या है, गंगा जो स्पीसीज का प्रोजेक्ट है कंजर्व करने का, उससे संबंधित आर्टिकल है। यहाँ पर स्पीसीज के नाम दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि शेड्यूल 1 के अंतर्गत किन किन जो स्पीसीज है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने लास्ट में जाते जाते इसी वजह से डिटेल में बताया था कि कौन सी स्पीसीज कौन से शेड्यूल के अंदर रखी गई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं। इनमें से पहली स्पीसी है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड वाटर बफेलो, इंडियन राइनोसोरस। कितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं शेड्यूल 1 के अंदर बताना है। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईपीएफओ से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ईपीएफओ फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सही है गलत बताना है। द न्यू साइट्स 2.01 पोर्टल इनेबल द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर ईपीएफ मेंबर्स। तो यहाँ पर ईपीएफ जो मेंबर्स हैं उनके लिए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ये आपको बताना है सही है या गलत। इसी के साथ तीसरा स्टेटमेंट, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय ईपीएफओ। अब यहाँ पर ये क्या है, एक एडिशनल पॉइंट दे दिया गया है इसके अंदर, फिर भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वो बात कर रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से संबंधित। पहला स्टेटमेंट है 11 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली, यानी हर साल। दूसरा स्टेटमेंट है इट वाज इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1989। सही है या नहीं बताना है। द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA इज द लीड यूएन एजेंसी प्रमोटिंग इज क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेंस, यानी UNFPA है वो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का ऑब्जर्वेशन करती है। ये मैंने आपको कहीं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, या फिर आपको कौन सा आंसर लगता है इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पर, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है यहाँ पर बताइएगा। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर लास्ट आर्टिकल देखते हैं। वो लास्ट आर्टिकल आप यहाँ पर पांचवा आर्टिकल देख सकते हो, जो कि बात कर रहा है इंडिया और जो न्यूजीलैंड है उसके ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित, एफटीए से संबंधित। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द न्यूजीलैंड हैज एग्रीड टू एलिमिनेट टैरिफ ऑन ऑल गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो न्यूजीलैंड है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इंडिया से आने वाले सभी वस्तुओं के ऊपर से वो क्या करेंगे, टैरिफ हटा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सभी वस्तुओं से वो टैरिफ हटा लेंगे या नहीं, ठीक है, ये बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया हैज एक्सक्लूडेड डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम टैरिफ कंसेंसस अंडर द एग्रीमेंट। इंडिया बोल रहा है कि एफटीए के अंतर्गत हमने अपने डेयरी प्रोडक्ट को बाहर रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एग्रीमेंट इंक्लूड्स कोऑपरेशन इन डिफेंस, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है नहीं बताना है। India has agreed to eliminate the tariff on all agricultural products import from New Zealand। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि न्यूजीलैंड से आने वाले जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहाँ पर बोल रहा है, तो सभी के सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसका बेसिकली क्या है, हम क्या करेंगे, एक प्रकार से टैरिफ हटा लेंगे, ये बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, ठीक है। तो एक और बात का आप ध्यान रखिएगा, जो लाइव होता है उसके अंदर जो कमेंट हैं वो बाद में दिखते नहीं है, तो आप अलग से जाकर भी कमेंट करके जब लाइव ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आप यहाँ पर जाके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि क्या है जो आंसर है वो यहाँ पर पहुंच पाए, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते आपके लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर 1 मिनट वेट कीजिएगा।
तो साथियों लास्ट में आपके लिए जाते जाते इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस पूरे के पूरा जो आपने अभी यहाँ पर वीडियो देखा, अगर आप इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा आप यहाँ पर एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये थी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको क्या है सब्जेक्ट वाइज और मंथली वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ 499 में है। इसके अंतर्गत आप जुड़ते ही जितने भी पहले के करंट अफेयर हैं और जितने भी आने वाले करंट अफेयर हैं पूरे आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। इससे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ये टेलीग्राम आईडी दी गई है इसके ऊपर भी आप बेसिकली स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हो। जो यूपीपीसीएस के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए साल का भी ये जो एंड आएगा यानी दिसंबर 2026, उसमें क्या किया जाएगा, आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन दिया जाएगा D2D प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी दिसंबर टू दिसंबर 1 ईयर करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसी तरह से यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर क्या है M2M प्रोग्राम के अंतर्गत मैगजीन मिलेगी, जिसके अंतर्गत मार्च 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि प्रीलिम्स 2027 को टारगेट करके यहाँ पर बनाया जाएगा। इसी के साथ आपको रेगुलर बेस पर ये जो अभी आपने प्रोग्राम देखा उसके अंतर्गत आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी मैगजीन आपको यहाँ पर मिलेगी हर मंथ में। ठीक है, और रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पर पीडीएफ तो मिलती हुई नजर आएगी ही। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सारी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, लगभग सभी सब्जेक्ट की। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आया होगा। साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।